मेंस के इक्वल होना चाहिए। जो स्पार्श रीमेक थे 1792 से लेकर 1873, इन्होंने भी इक्वल राइट टू मैन की बात की थी। जॉन स्टुअर्ट मिल हुए हैं 1873 में, इन्होंने इक्वल राइट इक्वल टू वोट की, राइट टू वोट की और राइट टू सिलेक्शन ऑफ पार्टनर की इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, उस पर ज़्यादा बात की थी। तो उसके अलावा जो आपने एलिज़ाबेथ स्कैटन, जो कि बहुत फेमस नाम है, उन्होंने एक मैगज़ीन जो था एलिज़ाबेथ स्कैटन के नाम पर ही था, 1848 में रेवोल्यूशंस के रिगार्डिंग एक मैगज़ीन जो था निकाला गया था। उस पर उन्होंने 3 विचारधाराएं जो थी इस मैगज़ीन में पेश की गई थी। पहली थी कि महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, बौद्धिक रूप से समानता में विश्वास होना चाहिए। पर उदारवादियों के यहाँ पर भी एक क्रिटिसिज्म जो थे हमें दिखाई देते हैं। पहला कि ये जो कंसेप्ट था, ये जो विचारधाराएं थी उत्तरवादियों की, लिबरल फेमिनिज्म की, ये एक व्यक्तिवाद सिद्धांत है। दूसरा, महिलाओं को ये ज़्यादा महत्ता देता है, इम्पोर्टेंस देता है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें कभी भी वन जेंडर का मतलब एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और तीसरा, ये कलेक्टिव इनएक्टिविटी है, जो कि मतलब एक तरह की बाधा डालती है, जिसके कारण यह आंदोलन जो है, रेवोल्यूशंस है फेमिनिज्म का, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और सेकंड जो हमारी टाइप्स की वो थी, हमने बात की थी उग्रवादी की थी। उग्रवादी जो थे उत्तरवादी विचारधारा के बाद एक नया रेवोल्यूशन आया था जिसे उग्रवादी कहा जाता है। ये 1960 में एक मतलब अलग से एक विचारधारा आई थी जिसमें महिलाओं की समस्याओं को सामने रखा गया था। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो बेटी फ्रीडन थे, उन्होंने महिलाओं की समस्याओं पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। उन्होंने यहाँ पर एक मतलब ये कह सकते हैं कि नारीवादियों का बाइबल भी इनको माना जाता है। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वीमेन 1966 में इन्होंने एक स्थापित की थी। डेलिडिक्ट ऑफ सेक्स कह लीजिए या फीमेन यूनिश कह लीजिए, या हिडन फ्रॉम हिस्ट्री 1975 में, और वीमेन द लॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन, इस तरह के जो कंसेप्ट थे वो लेकर आए थे। और यहाँ पर एक ये बात भी करने योग्य है कि पितृसत्ता के कारण पुरुषों ने वीमेन के सभी क्षेत्रों में अपना अधिकार बना लिया था, औरतों को अपने अधीन बना लिया है। इन सभी विचारधाराओं ने विवाह को, अधीनता को प्रमुख कारण मानकर इनका विरोध किया है। महिलाओं की स्वतंत्रता की जो पितृसत्ता को नष्ट करना होगा हमें। और जो फोर्थ हमारा यहाँ पर एक कारण है कि जो फायर स्टोन है, फायर स्टोन महिला और पुरुष में जैविक अंतर बताते हैं। यदि महिला को बच्चा जन्म से मुक्त कर दिया जाए तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो पुरुष के अधिकारों से बिल्कुल ही आज़ाद हो जाएगी। तो फिफ्थ यहाँ पर एक और कॉजेज़ हमारे सामने आता है कि बायोलॉजिकल जो टर्म्स के स्थान पर यदि हम जेंडर का शब्द का प्रयोग करें तो हो सकता है जो इस तरह की इनक्वालिटी है मेल और फीमेल्स की, वो भी ख़त्म की जा सकती है। अब हमने सबसे पहले डिस्कस किया था उत्तरवादी, फिर उग्रवादी की थी। अब हम पोस्ट फेमिनिज़म की बात करेंगे। पोस्ट फेमिनिज़म क्या चीज़ है? पोस्ट फेमिनिज्म एक उत्तर नारीवादी पर उग्रवादियों के विचार अपनाने के बाद स्थिति और ज़्यादा जो थी बढ़ गई थी, क्योंकि वो ज़्यादा जो था राइट जो था औरतों को दिया जाने लगा था, जिससे कंडीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नशा कह लीजिए या तलाक या ड्रग, ऐसी जो परिस्थिति थी, ऐसी जो गतिविधियाँ थी, वो ज़्यादा बढ़ती गई। फिर उसके बाद जो पोस्ट फेमिनिज्म थे, उनमें वही विचारधारक थे जिन्होंने अपने विचारों को बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। उन्होंने परिवार को, फैमिली का समर्थन किया शुरू कर दिया था। यहाँ पर बेटी फ्रीडन ही आते हैं जिन्होंने द सेकेंड स्टेज 1983 और सेक्स डेस्टिनिटी 1985 में जर्मन ग्री थे जिन्होंने अपनी विचारधारा यहाँ पर पेश की है। उन्होंने फैमिली और मदरहुड जो थे कंसेप्ट थे, उन पर ज़्यादा फोकस किया, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी।